बताइएगा आवाज़ मेरी आपको प्रॉपर। और इसके अलावा जो है सबसे पहले मैं इंतज़ामिया का और जनान ग्राफिक्स आप तमाम लोगों की जो फाउंडेशन है, आपकी एफर्ट है, इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि इस मुल्क के पाकिस्तान के वो नायाब हीरे जिन्होंने कल को जो है इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, नौजवानों को जो है वो हमारे कौम कहा जाता है। तो आपने मुझे मौका दिया कि मैं स्टूडेंट्स के साथ जो है वो गुफ्तगू कर सकूं, इनके साथ मैं कम्युनिकेट कर सकूं, इनके साथ कुछ आज के सेशन के अंदर जो है गपशप हो सके। तो मैं सबका जो तारुफ है वो आपको बता देता हूँ। अरसलान अहमद मेरा नाम है, इस वक्त लाहौर में मैं मौजूद हूँ। और लिखने बोलने से मेरा तकरीबन जो है वो पिछले कोई 8-10 सालों से मेरा एक ताल्लुक है लिखने के साथ, बोलने के साथ। और डिफरेंट जगहों पर जो है वो स्पीकर के तौर पर पहले भी बात की है। और वैसे अगर आपको बताऊं कि ऑनलाइन जो है ये यूं समझे कि मेरा फर्स्ट सेशन है। तो बहरहाल जब भी एक स्पीकर जो है वो ऑडियंस के सामने आता है, वो लोगों के सामने आता है, तो एक जो चीज है वो ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती तब तक जो है माहौल नहीं बनता और चीजें जो है वो समझ नहीं आती। केमिस्ट्री के लेक्चर की तरह जो है वो सेशन जो है वो बोर रहता है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि आज का जो सेशन है इसको वन वे कम्युनिकेशन की बजाय टू वे कम्युनिकेशन के तौर पर हम इसको लें। क्योंकि अगर सिर्फ मैं बोलता रहूंगा और आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो मेरे ख्याल में चीजें जो हैं वो प्रॉपर तौर पर नहीं चल सकेंगी। तो मैं सबसे पहले आप तमाम दोस्त जिन्होंने ज्वाइन किया, तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और इस सेशन को टू वे कम्युनिकेशन बनाने के लिए, टू वे इसको बनाने के लिए इसमें ये होगा कि कुछ बातें मैं करूंगा, कुछ बातें आप करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो ये बात करें और मुझे अगर कोई आप में से ये बोलना चाहे, बताना चाहे कि वो इस वक्त क्या कर रहा है, कहाँ पर उसकी जो स्टडी है वो इस वक्त जारी है और उसके लाइफ के गोल्स क्या हैं, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, वो क्या करना चाहता है। तो काइंडली आप में से अगर कोई स्टूडेंट ये चीजें शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप शेयर कर सकते हैं। जी Should I, sir? जी सर। Sir, actually, I am. Am I audible to all of you? Yes, sir. Actually, I am currently doing the Bachelor of Engineering Electronics from the Mute University, Jamshoro. So my planning, I think, whatever the session you have held, that is really a nice for being the future or carrying out the the whole in transitions goals or achievements in mind, and that this session is really meaningful to all of us. Even I am a student of the Bachelor of Engineering, but I think session is very important, and thanks to all your team member for such an effort. And I think that the patient or the emotion should be straightforward for getting something, for getting the achievements. And this is one of the most important thing for your career design. Thanks a lot. जी बहुत शुक्रिया। याकूब अली जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने करियर के हवाले से इमोशंस की बात की, फीलिंग्स की बात की। याकूब साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट मौजूद है और वो कुछ शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आप जो है अगर कुछ बताना चाहें। क्योंकि ये चीज़ मैंने महसूस की है, मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ कि इंसान के पास अगर कोई अचीवमेंट हो, इंसान के पास अगर कुछ दिखाने के लिए, बताने के लिए मौजूद हो, तो उसकी कोशिश होती है और उसकी ख्वाहिश होती है कि कहीं पर अगर मुझे बोलने का मौका मिले, अपनी अचीवमेंट्स के इजहार का मौका मिले तो वो मैं करूं। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी महसूस की थी जब मुझे मौका नहीं मिलता था शुरू के अंदर। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वो बात करें। और इसके अलावा आप याकूब भाई के अलावा अगर आप में से कोई और स्टूडेंट अपनी कोई अचीवमेंट बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी साबिरुल्लाह भाई, वालेकुम सलाम। First of all, sir, deeply thankful for giving us your auspicious time. और इसके बाद सर I'm deeply और इसमें एक मेरा टीचर भी है सर मंसूर रहीमी। अस्सलाम वालेकुम सर, to you as well.
Sir, I was the student of FSC and I have completed right now. And now I'm going to apply for BS English Literature because I want to appear in CSS examination. I want to be a CSS officer. This is my future goal. So that's why I have chosen BS English Literature for it, because I have observed this, that many students who become a CSS officer, they're mostly from English literature field. So that's why I have selected that. साबिरुल्लाह भाई अपने बारे में बता रहे थे कि एफएससी उन्होंने कंप्लीट की है, नेक्स्ट जो है वो सीएसएस की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ पर जो है हमारे साथ तकरीबन 27 से 28 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहरहाल हम अपनी गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, जब मैंने अपनी फर्स्ट बुक जो है उसको जब मैंने राइट डाउन कर रहा था, तो मैंने जो है ना एक सर्वे किया था। सर्वे जब मैंने किया तो मैं अपने कॉलेज के अंदर, उस वक्त मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, तो कॉलेज के अंदर मैं जितने वहां पर स्टूडेंट थे, जितने वहां पर लोग थे मौजूद थे, कोई आई कॉम कर रहा था, कोई बी कॉम कर रहा था, कोई एम कॉम मास्टर कर रहा था, तो मैंने तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को मैं मिलता था और उनके साथ मुलाकात के बाद मैं उनसे 2 सवाल किया करता था। पहला सवाल मेरा जो है वो ये होता था कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो है वो मेरा ये होता था कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो 100 में से 80-90% लोगों का जवाब जो है वो पहले सवाल का जवाब तो हम में से हर एक के पास मौजूद है कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, लेकिन कल को क्या करना है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इस हवाले से जो है वो स्टूडेंट्स के पास अमूमी तौर पर अक्सरियत के पास जवाब नहीं होता। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, खैर हम उन वजूहात पर जो है वो बात नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम जब मुझसे कहा गया था कि स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे और आपने जो है कुछ डिस्कशन करनी है, तो मैंने सोचा कि अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं तो क्यों ना इनके साथ कैरियर के हवाले से बात की जाए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक मेन चीज जो हमारे माइंड में मौजूद होती है या होनी चाहिए, वो होता है हमारा कैरियर। ठीक है, अब कैरियर को जब भी हम डिस्कशन की जाती है, लोगों के अंदर या स्टूडेंट्स बैठे होते हैं आपस के अंदर, जब उनकी डिस्कशन होती है तो एक वर्ड वो यूज करते हैं कि स्कोप किस चीज में है, फील्ड की किस फील्ड के अंदर स्कोप है, किस चीज के अंदर स्कोप है, किस प्रोफेशन के अंदर स्कोप है। यानी उनका ख्याल ये होता है कि जिस फील्ड के अंदर, जिस प्रोफेशन के अंदर, जिस शोबे के अंदर स्कोप ज्यादा होगा, हम उस शोबे के अंदर जाएंगे। तो आप में से अगर कोई डिस्कस करना चाहे, कोई बताना चाहे कि आपको क्या लगता है आजकल किस चीज का स्कोप है, और अमूमी तौर पर मतलब कि एक सजेशन के तौर पर आपको क्या लगता है लोगों को किस फील्ड में जाना चाहिए, अगर कोई बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जुबैदुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम सर, टू यू एंड टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारी जो मीटिंग है ये किस पर्पस के लिए है? जी जुबैदुल्लाह खान, ये आज दरअसल कैरियर के हवाले से है और कैरियर के अंदर 4 पीस ऑफ कैरियर जो है आज मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं कि किसी भी कैरियर को चूज करने के लिए, किसी भी कैरियर को सिलेक्ट करने के लिए हमने किन किन चीजों को अपने माइंड में रखना है। क्योंकि जब भी कैरियर सिलेक्शन की बात आती है, जब भी किसी प्रोफेशन को मुंतखब करने की बात आती है, तो हमारा जो अमूमी तौर पर माइंडसेट है या हमारा या हमारे वालिदैन का, तो उसमें ये होता है कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई जो है वो संजीदा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, और सिर्फ जैसा मुआशरा चलता है हम जो है ऑटो पर चलते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, मोहल्ले वाले अपने बच्चों को कहाँ दाखिल करवा रहे हैं, बड़ा भाई क्या कर रहा है, मेरे छोटे भाई ने अपने बच्चों को कहाँ दाखिल करवाया है, तो वही कुछ मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मोहल्ले वालों की नजर में मैंने अपने मुकाम बनाना है। जी आई एम सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं 6 सेमेस्टर से अभी फारिग हुआ हूँ और 7 सेमेस्टर शुरू होने वाला है और मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। ये मेरा 3rd ईयर है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो सर स्टूडेंट्स के पास सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, वो तो CS में आते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि वो आगे कैसे करते हैं। पहले तो हम कंप्यूटर साइंस को, जो कि ब्रॉड कैटेगरी है, उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक नेटवर्किंग है, डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर सॉफ्टवेयर के अंदर 8 ऑप्शन है कि कौन किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है या क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाना है, वेब रिलेटेड है, जो भी है। अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। बात रही स्कोप की कि स्कोप आजकल किस चीज़ में है। सर एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है आजकल, सब कुछ बनी बनाई हुई है। हमें उन पर फोकस करना है
कि किस चीज़ पर फोकस करें। जैसे कि आजकल के सारी वेबसाइट जो है ना वो बूटस्ट्रैप, wix.com वगैरह इन चीज़ों पे बनते हैं। दूसरी बात ये कि प्रोग्रामिंग के लिहाज से डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका फ्यूचर में बहुत ही बड़ा स्कोप है, पाकिस्तान में तो नहीं है, स्पेशली पख्तूनख्वा में यह तो बिल्कुल ही नहीं है, 0% है। मैंने एआई में बहुत पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी की है, लेकिन मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। वजह ये थी कि मैं पाइथन डेवलपमेंट में काम कर रहा था, तकरीबन 1.5 ईयर मैंने स्टडी की है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि सारी पख्तूनख्वा में तकरीबन 12 से 18 PhD होल्डर्स हैं सारी पख्तूनख्वा में, जो पाइथन डेवलपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। अगर कोई करना चाहता है वो तो इस्लामाबाद चाहे कराची, लाहौर, यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाई हो सकती है, लेकिन पख्तूनख्वा में नहीं है। और एआई के अंदर ये एक और बड़ी कैटेगरी है, ब्रॉड फील्ड है, जिसके अंदर NLP है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, और भी कैटेगरीज हैं। तो मैं खुद ही मशीन लर्निंग में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, और अभी मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ। ये चीज़ इसलिए मैंने सेलेक्ट की, एक तो मेरे पास टाइम कम है, मेरा लास्ट ईयर है, फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी करना है। दूसरी बात ये कि ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि C# में अगर कोई कोडिंग करना चाहता है, एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए या फिर फ्लटर यूज़ होता है, लेकिन पाइथन यहाँ पे बहुत ही वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे Excuse me, पढ़ाई की है और मुझे यहाँ का Zubaid, please. इन्वायरमेंट पता है। मिस्टर जुबैद प्लीज सर को जरा एक्सप्लेन करने दे, आप सारा टाइम आप ले रहे हैं। काइंडली, सर ने हमें इतना कीमती टाइम दिया है, सर को सुनने दे प्लीज। राइट सर। जी, जुबैदुल्लाह मेरे ख्याल में आपका नाम था जी। जुबैदुल्लाह भाई, इसी चीज पर जो है ना आज हमने डिस्कशन करनी है, और ये सवाल जो है मतलब कि तकरीबन आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में, आने वाले अगले कुछ टाइम में हमने डिस्कस करना था। बहरहाल आपने जो है कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हैं, 6th आपका सेमेस्टर है, और अब आपके सामने 3 फील्ड्स हैं, अब आपने किसी एक को मुंतखब करना है। तो देखें, अगर कैरियर की बात करें ना दुनिया के अंदर, गूगल से अगर आप पूछें तो तकरीबन 12,000 प्रोफेशन इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, कितने प्रोफेशंस हैं? 12,000। उन 12,000 में से हम किसको मुंतखब करते हैं, किसको हम सिलेक्ट करते हैं, ये जो उसकी जो सिलेक्शन है, ये बड़ी जो है ना अनफेयर तरीके से और बड़ी मतलब कि किसी ठोस बुनियाद के ऊपर ये सिलेक्शन जो है वो नहीं होती। अब 4 P's ऑफ कैरियर, 4 P's ऑफ प्रोफेशन जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, उसका जो मतलब है उसको सुनने के बाद, उसको समझने के बाद, और अगर आप उसको राइट डाउन करें, उसके बाद बैठकर आपने अपना एक एनालिसिस करना है। यानी आज का ये जो सेशन है, ये कोई मतलब कि अलादीन का चिराग नहीं है, ये कोई बटन नहीं है कि आप इसको दबाएंगे और आपको जवाब मिल जाएगा। ये जो आप आज के सेशन को एक टूल के तौर पर यूज कर सकते हैं, इस सेशन के अंदर जो आपको कंटेंट मिलेगा, जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको आपने सामने रखकर अपना एक एनालिसिस करना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देखें, अगर हम स्टार्ट करते हैं अपने इस 4 P's ऑफ प्रोफेशन को, 4 P's को, कि किसी भी कैरियर को शुरू करने के लिए हमने पहला कदम क्या उठाना है, तो हमारा जो पहला कदम है वो है P फॉर पर्सनैलिटी। और ये एक ऐसी चीज है कि जिसको बहुत बुरे तरीके से नजरअंदाज किया जाता है जब भी किसी प्रोफेशन को हम सिलेक्ट करते हैं। पहला P मैंने आपको क्या बताया है? पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी की तकरीबन 16 टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये मैं सब ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। जो मेन जो 2 टाइप्स हैं वो है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। अब मसला ये होता है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो टेंशन का शिकार होते हैं, जो मसाइल का शिकार होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बंदा होता है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का, लेकिन उसको एक्सट्रोवर्ट प्रोफेशन के अंदर घुसा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अभी जुबैदुल्लाह भाई हमारे साथ मौजूद थे, वो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब अगर जुबैदुल्लाह भाई अपना एक एनालिसिस करें तो उनके सामने एक जवाब आएगा, एक रिप्लाई आएगा कि क्या जुबैदुल्लाह इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है, इंट्रोवर्ट उसकी पर्सनैलिटी है, या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का मतलब एक ऐसा बंदा कि जो नए लोगों के साथ मिलने को पसंद नहीं करता, जो नए लोगों के साथ बात करने को पसंद नहीं करता, जो नई जगह पर जाने को पसंद नहीं करता, जो ये सोचता है कि मैं अकेला बैठा रहूं, अकेला काम करूं, मेरी अलग एक दुनिया हो, मैं तन्हाई पसंद। यानी इंट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी होती है वो तन्हाई पसंद बंदा होता है। तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अगर अपने लिए कंप्यूटर फील्ड को मुंतखब करेगी तो इस फील्ड के अंदर वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएगी।
क्यों? क्योंकि कंप्यूटर वाला बंदा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो एक बंदा होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम खामोश होकर, कंप्यूटर उसके सामने है, लैपटॉप उसके सामने है, उसने चुप करके काम करना है। यानी इंट्रोवर्ट वाला बंदा कंप्यूटर फील्ड के अंदर एक्सेल कर सकता है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूं। मैं नए लोगों से मिलना चाहता हूं, मैं नई जगह पे जाना चाहता हूं, मैं नई डिस्कशन करना चाहता हूं, मैं नए आइडियाज सोचना चाहता हूं। तो अगर कोई मुझे ये कहे कि यार तुम फ्रीलांसिंग शुरू कर दो, तुम जो है कंप्यूटर वर्किंग शुरू कर दो, तो मेरे लिए वो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी उस प्रोफेशन के साथ मैच नहीं करेगी। बहुत मुमकिन है कि कंप्यूटर का काम जुबैदुल्लाह भाई करेंगे, अगर वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन अगर वही काम मैं करूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है एक लंबे टाइम के लिए कंप्यूटर को लेकर बैठना। मेरी पर्सनैलिटी है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। अगर एक दिन मैं किसी नए बंदे से ना मिलूं, कोई नया आइडिया डिस्कस ना करूं, नई गुफ्तगू ना करूं, तो मैं बोर होने लगता हूं। यानी हमारा जो पहला पॉइंट है, हमने किसी भी चीज का इंतखाब करना है, हमने अपनी पर्सनैलिटी को चेक करना है कि क्या मैं इंट्रोवर्ट हूं या मैं एक्सट्रोवर्ट हूं। ठीक है, ये हमारा पहला गाइस टू द पॉइंट क्वेश्चन करें ताकि ठीक हो। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमने अपनी पर्सनैलिटी को चेक करना है। डिफरेंट किस्म के गूगल के ऊपर जो है वो सेल्फ एनालिसिस टेस्ट जो है वो अवेलेबल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आप उनके रिप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा अंदाजा होता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह की है। इसके अलावा अगर आप खुद अपना जायजा लें कि यार मैं जो बैठता हूँ, मेरे जो सोहबत है, मेरे जो फ्रेंडशिप सर्कल है मेरा, वो किस तरह का है, मेरी आदतें क्या हैं, मेरे ख्यालात क्या हैं, तो ये चीज भी आपको बताती है कि आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के मालिक हैं या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के मालिक हैं। यानी कैरियर डिजाइनिंग के अंदर हमारा जो पहला कदम है वो है हमने अपनी पर्सनैलिटी को चेक करना है कि क्या मैं इंट्रोवर्ट हूं या मैं एक्सट्रोवर्ट हूं। ठीक है, अब इसके बाद हमने अपनी पर्सनैलिटी को चेक कर लिया, मुझे पता चला कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, जुबैदुल्लाह भाई को पता चला कि वो इंट्रोवर्ट है। अब हमने क्या करना है? अब हमने सेकंड स्टेप जो है वो उठाना है, और सेकंड जो हमारा स्टेप है, पी फॉर प्रोफेशन। पहले था P फॉर पर्सनैलिटी, सेकंड नंबर पर P फॉर प्रोफेशन। अब हमने ये देखना है कि अगर मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मेरे लिए इस दुनिया के अंदर वो जो 12,000 प्रोफेशंस हैं, उन 12,000 प्रोफेशंस में से कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो इंट्रोवर्ट लोगों के लिए सुटेबल है। इसी तरीके से अगर मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का मालिक हूं, मैं नए लोगों के साथ मिलना चाहता हूं, तो उन 12,000 प्रोफेशन में से कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं कि जो मेरे लिए सूटेबल हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर प्रोफेशन जो है ये इंट्रोवर्ट लोगों के लिए तो बहुत सूटेबल है, लेकिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, सर तो मेरा एक हम क्वेश्चन बात है। कर रहे थे कि अगर हम एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की बात करें और उसके साथ अगर हम इसको हम जोड़ें प्रोफेशन के साथ, तो मैं अगर आपको बताऊं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अगर आप ज्वाइन करें, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स का जो बंदा होता है वो एक्सट्रोवर्ट बंदा होता है। ठीक है, उसका क्या काम होता है? वो नए नए लोगों से मिलता है, नई दुकानों पे जाता है, नए प्लाजों पे जाता है, नए अफसरान से मिलता है, नए लोगों से बात करता है, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लिए ये जरूरी है कि वो इस तरह का प्रोफेशन अपनाए जिसके अंदर उसने रोजाना नए लोगों से मिलना है, उसने नए लोगों से बात करनी है, उसकी ड्यूटी के अंदर, उसके जॉब के अंदर ये चीजें मौजूद हों। ठीक है, मुमकिन है कि वो बंदा जो इंट्रोवर्ट हो वो नए लोगों को मिलना पसंद ना करे, लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होगा उसको खुशी भी महसूस होगी और वो नए लोगों से मुलाकात भी करेगा। तो हमने अभी तक दो चीजें डिस्कस की। पहली चीज हमने जो डिस्कस की वो है पी फॉर पर्सनैलिटी। हमने अपनी पर्सनैलिटी को चेक किया कि हम इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। पर्सनैलिटी को चेक करने के बाद सेकंड नंबर पर हम जाएंगे। सेकंड जो हमारा पी होगा, वो जो पी है वो होगा हमारा प्रोफेशन। हमने पहले अपनी पर्सनैलिटी को देखा, पर्सनैलिटी को देखने के बाद हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन सा प्रोफेशन जो है वो बेहतर है। अब जब हम जुबैदुल्लाह खान मेरे ख्याल में कुछ बात करना चाह रहे थे, लेकिन अभी फिर वो नहीं है, तो फिर खैर एंड पर वो सवाल जो है वो बाद में करेंगे। तो हमने जो है वो टू पी सॉरी पर सर, आपकी नेट डिस्कनेक्ट हुआ था सर। जी जी
सर नेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो था, तो इसलिए आपकी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे पास जो है वो नेट कनेक्शन ठीक है, शायद आपके पास जो है वो इशू होगा। तो हम जो है पी पर बात कर रहे थे, सर फर्स्ट टू मेरा पी एक जो है हम। क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था इसी रिलेटेड। जी जी जी। सर आपने कहा कि मेरी पर्सनैलिटी जो है इंट्रोवर्टेड है, तो इसलिए मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अच्छी तरह यानी उसके साथ मैच होती है। तो सर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितने सॉफ्टवेयर हाउसेस में मैं गया हूँ और टीचरों से मिला हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्टेड के साथ मैच होती है। वो इसलिए रीज़न ये है कि जब तक मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बाहर की दुनिया को नहीं देखूंगा, तो मुझे आइडिया नहीं होगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मैं सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया से अगर मैं आगाह ना हूँ ना कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, या लोगों की डिमांड क्या है, या लोग क्या चाहते हैं, तो मुझे फिर कैसे पता चलेगा। इसलिए मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा, हर एक बंदे से मिलना होगा, हर तरह के लोगों के साथ डील करना होगा। तो सर आई थिंक एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी मेरे साथ मैच नहीं होती। जी जुबैदुल्ला भाई, आपको जो है ना गलत फहमी हुई है। असल के अंदर मैंने सिर्फ मिसाल के तौर पर बात की थी कि जुबैदुल्ला भाई ने चूंकि कंप्यूटर का जो प्रोफेशन है उसको मुंतखब किया है, तो सिर्फ मिसाल देने के लिए जो है ना मैंने आपका नाम ले लिया था। बाकी मुझे तो नहीं पता कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, वो तो आप जो है बखूबी जानते हैं। ठीक हो गया ना। मैंने अपना बताया था कि मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ, और जुबैदुल्ला खान जो है वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। आपको खुद अंदाजा होगा कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, तो इस हवाले से जो है ना फिर आपने आगे बढ़ना है। तो बहरहाल और कोशिश करें कि सवाल जो है वो आप एंड पर कीजिएगा, हम एक दफा बात को मुकम्मल कर लें। मुमकिन है आपका जो सवाल हो वो मैंने अगले कुछ मिनट के अंदर खुद उसका जवाब देना हो। तो इसलिए पहले चार जो हमारे पी हैं इस पर हम फाइनल डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है आप जो सवाल करना चाहें तो फिर आप कर सकते हैं। तो पहला पी जो है हमारा था पर्सनैलिटी। पहले कदम के ऊपर हमने अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करना है। सेकंड नंबर जो सेकंड पी है हमारा, फिर हमने अपने उस पर्सनैलिटी एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट से रिलेटेड उन प्रोफेशंस को सिलेक्ट करना है कि जो हमारी पर्सनैलिटी के साथ मैच करते हो। जब ये दो चीजें आपस के अंदर इंटरलिंकिंग का होगा, तो नतीजे के तौर पर तीसरा पी हमारे सामने आएगा, और उस तीसरे पी का नाम है पैशन। आपने बहुत दफा सुना होगा पैशन पैशन, व्हाट इज पैशन। ठीक है। तो जब आपकी पर्सनैलिटी आपके पैशन के साथ अटैच हो जाएगी, मुंसलिक हो जाएगी, रिलेट हो जाएगी, तो वो आपका काम ऑटोमेटिक आपका पैशन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ मुलाकात करना, ये क्या है, ये मेरी पर्सनैलिटी टाइप है। ठीक है। और अगर मैं मीडिया फील्ड को सिलेक्ट करता हूं और मैं एक एंकर बनता हूं, एक मैं इंटरव्यूअर बनता हूं, तो क्या होगा, ये मेरा प्रोफेशन है। जब ये दोनों चीजें आपस में मैच करेंगी, तो क्या होगा, इस काम के अंदर मैं एक पैशन के तौर पर वर्क करूंगा। मैं जब किसी बंदे के पास जाऊंगा तो पैशन के साथ जाऊंगा। सर्दी है, गर्मी है, धूप है, बारिश है, इस चीज की मुझे परवाह नहीं होगी अपने काम करते हुए, क्योंकि वो काम मेरा पैशन बन चुका होगा। पैशन बनने की वजह क्या थी, क्योंकि वो काम हमने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से हमने उसको सिलेक्ट किया था। ठीक हो गया। पैशन के बारे में अमूमी तौर पर कहा जाता है कि हर वो काम कि जो आप बगैर मुआवजे के करना चाहें, और छुट्टी वाले दिन भी अगर आप वो काम आपको करने को कहा जाए तो आप फौरन तैयार हो जाएं, वो काम आपका पैशन कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, जिस प्रोफेशन को आपने अपनी पर्सनैलिटी एनालिसिस के बाद सिलेक्ट किया होगा, वो काम आप छुट्टी वाले दिन भी कर सकते हैं, वो काम आप बगैर मुआवजे के भी करने को तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, आपका शौक उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, आपका जो इंटरेस्ट है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा बन जाएगा तीसरा पी, जिसको हम कहेंगे पैशन। सबसे पहले हमने पी के साथ अपनी जो पर्सनैलिटी है उसका एनालिसिस किया, उसके बाद सेकंड पी के साथ हमने प्रोफेशन को सिलेक्ट किया। जब हमने काम करना शुरू किया, तो तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास उस चीज का हम एक पैशनेट तौर पर हम उसको काम करना हमने स्टार्ट कर दिया। ये तीन पी मैंने आपके सामने पेश किए। जब ये तीनों पी कंप्लीट होंगे, तो चौथा जो पी है वो बड़े कमाल का पी है, और वो पी है पी फॉर परफॉर्मेंस। ठीक हो गया। सबसे पहले पी फॉर पर्सनैलिटी एनालिसिस, उसके बाद पी फॉर प्रोफेशन सिलेक्शन, उसके बाद पी फॉर पैशन पैशनेट वर्किंग, और उसके बाद जो हमारा फोर्थ पी होगा वो होगा पी फॉर, अभी मैंने आपको बताया है फोर्थ पी क्या होगा हमारा।
आप में से कोई बताए 4th P हमारा क्या होगा? साबिर कह रहे हैं परफॉर्मेंस, और आमना इमरान कह रही हैं पैशन। नहीं, ये ना डिटेल आप थोड़ी सी निम्रा असगर कह रही हैं परफॉर्मेंस। जी अच्छा, आप लोगों को ना थोड़ी कंफ्यूजन है, तो कोशिश करें कि इसको जो है ना अपने माइंड में, या अगर आप लिखना चाहें तो कोशिश करें कि इसको लिख लें, ठीक है? क्योंकि ये चीजें वो हैं कि जो कल को आपने दूसरों के साथ शेयर करनी है, ठीक है? परफॉर्मेंस जी, सऊद अख्तर जी। कुछ जो हम सीखते हैं ना, हम कुछ किताबें पढ़ते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है कि जो हम सिर्फ एक खास वक्त तक हमारा साथ देता है, लेकिन ये आज का जो कंटेंट है ये लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा। कल को आपने अपने बच्चों को ये चीजें समझानी है, ठीक है? कल को आपने अपने क्लास फेलोज को जो है ना ये चीजें समझानी है कि हमने एक जो है सेशन अटेंड किया था, उसके अंदर ये चीज हमने सीखी थी। तो कोशिश करें कि ये जो कंटेंट है और ये जो इसकी तरतीब है, इसको अपने माइंड में रखें, ताकि आगे आप इसको डिलीवर कर सकें। क्योंकि इल्म वही होता है जिसको आप आगे डिलीवर करते हैं और आपको अच्छे तरीके से याद रहता है। आप सुन लेंगे और उसके बाद आप जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये चीज आपको भूल जाएगी। इस माइंडसेट के साथ आपने सुनना है कि आज जो मैं चीज सुन रहा हूँ, इस पर अमल करने के बाद कल को आगे मैंने दूसरों के साथ इसको शेयर करना है। ठीक हो गया? मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं। हमारा जो पहला पी है वो है पी फॉर पर्सनैलिटी। सेकंड जो हमारा पी है वो है पी फॉर मैसेजेस जो है वो खैर लेट हो जाते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ चारों और आप उनको लिख लें। पहला पी जो है वो पी फॉर पर्सनैलिटी है, उसके बाद पी फॉर प्रोफेशन है, उसके बाद पी फॉर पैशन है, उसके बाद पी फॉर परफॉर्मेंस है। ठीक है? ये 4 पी आपने अपने सामने रखने हैं। अब हम इसको इकट्ठा जो है इस पर बात करते हैं। पहले हमने 1 बाय 1 इस पर डिस्कशन की, और अब जो है मंसूर रहीमी साहब जो है, मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इज्जतों से नवाजे। 1 बाय 1 जो है आप इसको राइट डाउन यहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं, ताकि तमाम बाकी जो दोस्त हैं वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया? पहले तो हमने 1 बाय 1 इस पर थोड़ी सी बात की। अब हम इसको जो है इसको इस कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। हमने किसी भी कैरियर को सिलेक्ट करने से पहले, हमने किसी भी प्रोफेशन को सिलेक्ट करने से पहले, हमने किसी भी फील्ड का इंतखाब करने से पहले 4 चीजों को अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले कि मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की है, उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी का जो टाइप है वो किस तरह के प्रोफेशन के साथ रिलेट करती है। उसके बाद जब ये 2 चीजें रिलेट हो जाएंगी, तो तीसरे नंबर के ऊपर फिर हमारे सामने जो चीज आएगी वो आएगी तीसरे नंबर पर हमारी पैशन। वो काम हमारा पैशन बन जाएगा, और जिस काम को हम पैशन के साथ करेंगे, हम तवज्जो के साथ करेंगे, हम फोकस के साथ करेंगे, हम दिल लगा के करेंगे, हम सर्दी गर्मी की धूप बारिश की परवाह किए बगैर करेंगे, तो उस काम के अंदर काम के अंदर जो है हम ज्यादा डिलीवर कर पाएंगे। उस काम के अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी तमाम लोगों से बहुत ज्यादा होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मिसाल के तौर पर, और ये रियल एग्जांपल है। मेरे जो क्लास फेलोज हैं, तकरीबन 26 जो हैं वो क्लास फेलोज हैं। हमारी जो फील्ड है वो है मीडिया फील्ड। ठीक है? मीडिया फील्ड के अंदर आपने लोगों के इंटरव्यूज लेने होते हैं, आपने अखबारों में कॉलम्स लिखने होते हैं, आपने स्टेज पे आके प्रेजेंटेशन देनी होती है, वगैरह वगैरह। अब मैंने मीडिया फील्ड को अगर सिलेक्ट किया है तो इसकी वजह है मेरी पर्सनैलिटी। यानी बाकी जो 25-26 लोग हैं उन्होंने ये एनालिसिस नहीं किया, वो बगैर एनालिसिस के बस जहां दाखिला हो गया सो हो गया, जिस यूनिवर्सिटी में हो गया, जिस डिपार्टमेंट में हो गया। उन्होंने कोई ये नहीं सोचा कि हम किस डिपार्टमेंट में, किस यूनिवर्सिटी में क्या करने जा रहे हैं। वो सारे इंटर हो गए। मैं भी उसी डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, मीडिया के अंदर हूँ, लेकिन मैं सेल्फ एनालिसिस के बाद, पर्सनैलिटी एनालिसिस के बाद कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ, क्या चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, क्या काम मुझे अच्छे लगते हैं, मेरा बैकग्राउंड किस तरह का है, ये सारा कुछ स्टडी करने के बाद मैं मीडिया फील्ड में एंटर हुआ। अब फायदा पता है क्या हुआ है? फायदा ये हुआ है कि मेरी परफॉर्मेंस इस चीज के अंदर बाकी तमाम क्लास फेलो से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि टीचर कहता है कि आपने आर्टिकल लिखना है। मैं तो पिछले 7 सालों से आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो जब मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो मेरे अंदर पैशन होता है। जब मैं पैशन के साथ लिखता हूँ तो उसके अंदर परफॉर्मेंस होती है। लेकिन मेरा जो क्लास फेलो है उसने अपनी जो है एनालिसिस नहीं किया था। जब टीचर उसको कहते हैं आपने आर्टिकल लिखना है, तो उसको पता ही नहीं है कि राइटिंग जो है वो होती क्या है, लिखना कैसे है। तो ये चीज उसके लिए जो है वो मुश्किल पैदा करती है।
एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हम मौजूद हैं, टीचर कह रहा है आर्टिकल लिखो, मेरे लिए बहुत आसान है, मुझे मजा भी आ रहा है, मैं उसमें जो है परफॉर्मेंस भी शो कर रहा हूँ। मेरे बाकी क्लास फेलोज अगर परफॉर्मेंस शो नहीं कर रहे तो वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया था। यानी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपने जाना है, कोई भी आपने वर्किंग शुरू करनी है, कुछ भी आपने शुरू करना है, और ये जो चीज है ना, ये सिर्फ आप इसको एजुकेशन की नजर से ना देखें, आप इसको दुनिया के किसी भी काम के हवाले से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो बिजनेस है वो आपने स्टार्ट करना है। अब जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके अंदर भी अगेन यही फार्मूला जो है अप्लाई होगा। कैसे? सबसे पहले आपने दोबारा सेल्फ एनालिसिस करना है कि किस तरह का मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, क्या काम मैं करना चाहता हूं। ये करने के बाद जब आप किसी बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो बिजनेस आपका पैशन बनेगा। पैशन बनने के बाद आपके काम के अंदर परफॉर्मेंस आएगी। याकूब साहब कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी विल इंट्रोवर्ट पीपल बी स्पेशल। आपके कमेंट्स जो है असल में मैं चैट बॉक्स में जा रहा हूँ। विल इंट्रोवर्ट पीपल बी स्पेशल काइंड ऑफ साइको पीपल इज नॉट इट। याकूब साहब पूछ रहे हैं कि सोसाइटी के मुताबिक जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं, सोसाइटी को ना कुछ लम्हे के लिए अपने जहन से निकाल दें। सोसाइटी को हमने अपने जहन में रख रख के ना हमने अपना बहुत बेड़ा गर्क किया है। शाह साहब, कासिम अली शाह साहब जो हैं, उनका एक दफा मैं लेक्चर सुन रहा था, तो वो उन्होंने कहा कि मैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं क्लास पढ़ाने के लिए गया तो वहां पर हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद थे और मेडिकल के स्टूडेंट थे। मैंने एक बच्चे से पूछा कि आपने मेडिकल की फील्ड को क्यों सिलेक्ट किया? तो उस लड़की का जवाब था कि मुझे मेरी नानी ने कहा था कि तूने डॉक्टर बनना है। तो शाह साहब ने पूछा अच्छा तो आपकी नानी कहाँ है? तो लड़की कहती है कि वो फौत हो गई है। यानी नानी अपनी उस बच्ची को जो है एक वो लगा के डॉक्टर बनने का एक ख्वाब उसको दिखा के खुद तो वो बेचारी चली गई, लेकिन एक लड़की को वो एक ऐसे काम के अंदर फंसा के चली गई जो वो नहीं करना चाहती थी। मुझे आप बताएं कि जब मार्कोनी ने ये ऐलान किया था कि मैंने रेडियो बनानी है, यहाँ बंदे बैठे की आवाज जो है वो हजारों मील बंदा दूर जो बैठा होगा उसको सुनाई देगी, तो क्या ख्याल है लोगों ने इसको क्या कहा होगा? इसी तरह जब राइट आती है और दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसके बाद जो है हम दोबारा जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैंने ये कहा कि अमूमी तौर पर जो है ना वो साइंस भी ये कहती है कि 40 से 45 मिनट के बाद जो है ना वो इंसान बोर होने लगता है। तो बहरहाल हमें जो है 40-45 मिनट के बाद जो है वो एक वक्फा मिला कुछ मिनट का, उसके बाद दोबारा हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने ब्रेक से पहले जो है बात की थी 4 P's मैंने आपके साथ शेयर किए, और उसके बाद सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इस पर जो है ना हमारी थोड़ी सी बात हुई थी। तो ये मीटिंग जो है वो एंड हुई थी। देखें इकबाल, अल्लामा इकबाल, उनका एक शेर है कि जो फुगान दिलों में तड़प रही थी नवाए ज़ेरे लबी रही। इंसानों की जो अक्सरियत है ना, उन बेचारों के साथ ये मसला होता है जो फुगान दिलों में तड़प रही थी नवाए ज़ेरे लबी रही। इंसान के दिल के अंदर जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, ख्यालात होते हैं, नजरियात होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं, बहुत कुछ उसके दिलो दिमाग में होता है, लेकिन नवाए ज़ेरे लबी रही। बेचारा बोल नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाता? सोसाइटी के डर से। ठीक है, लेकिन आपने हमेशा ये याद रखना है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे। आपके अगर पेरेंट्स हैं तो आप उनको समझाएं, आपका बड़ा भाई है तो आप उसको समझाएं कि आपके लिए क्या चीज बेहतर होगी। ठीक है, क्योंकि अगर इसके बगैर आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। यकीन माने, अगर किसी काम को आप अपनी पर्सनैलिटी एनालिसिस के बाद शुरू करेंगे, वो काम आपका पैशन बनेगा। पैशन बनने के बाद वो काम की जब आप परफॉर्मेंस के अंदर आप उसको लेकर आएंगे तो यकीन माने बहुत कुछ मुमकिन है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जितने प्रोफेशन हमारे यहाँ मौजूद हैं, ये जो जूते बनाने का काम है जिसको मोची कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कोबलर कहते हैं, ये काम लो लेवल का है या हाई लेवल का है? इसका स्कोप है या नहीं है? आप में से मुझे कोई बताए कि जूता बनाना, मोची बनना, इस काम के अंदर स्कोप है या नहीं है? सर लो लेवल का ये अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी आई गेस। जी सर एक हिसाब से लो लेवल का ही है हमारे यहाँ पे तो स्कोप इसका। हाँ, अच्छा, ये अब आपने जो जवाब दिया है, याकूब भाई ने जो जवाब दिया है, ये जवाब आपका नहीं है। ये जवाब यूं समझ लें पूरे पाकिस्तान का है। ये जवाब यूं समझ लें पूरी हमारी जो अक्सरियत है, स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम लोगों का जो है ख्याल है। क्या है
कि मोची बनने का मतलब ये है जूता बनाना, ठीक है, जूता बनाने के अंदर दिलचस्पी। अब ये चीज बज़ाहिर इसका कोई स्कोप नहीं है, इसका कोई लेवल नहीं है, ये हमें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना के अंदर टॉप 10 आई थिंक लोगों के अंदर, बिलियनियर्स के अंदर एक बंदा है, वो शू मेकर है। अगर आप गूगल पर लिखेंगे रिचेस्ट शू मेकर इन द वर्ल्ड, तो उस बंदे की तस्वीर आपके सामने आएगी। जूता बनाने के अंदर उसकी दिलचस्पी थी। उस बंदे ने अपनी खुद को चेक किया, मुझे क्या चीज अच्छी लगती है, उसको मजा आता था जूते बनाने में। उसने इसी पर काम करना शुरू किया। काम करने के बाद इस चूंकि वो पर्सनैलिटी अंदर इन्वॉल्व थी, तो उस चीज के अंदर वो उसका पैशन बना। जब पैशन बना तो उसके अंदर परफॉर्मेंस पैदा हुई। जब परफॉर्मेंस पैदा हुई तो क्या हुआ, इस वक्त वो बंदा बिलियनियर ऑफ चाइना। चाइना के अंदर जूतों की उसकी इतनी बड़ी कंपनी है कि मेरे ख्याल में वो फोरेक्स है या फोर्ब्स, FORBS, फोर्ब्स एक कंपनी है जो जितने बिजनेस रिलेटेड बड़ी न्यूज होती हैं उसके अंदर जो है उसको मेंशन किया गया। बेसिकली वो काम क्या है, जूते बनाता है। अब इसी तरह अगर हम देखें, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी चीज है, कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, कोई भी चीज है जिसको हम छोटा समझते हैं, वो काम छोटा नहीं होता। आपने एक जुमला सुना होगा कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने वाले की नीयत काम को छोटा या बड़ा बनाती है। उस बंदे ने भी जूते बनाए हैं, और हमारे मोहल्ले का जो मोची है वो भी जूते बनाता है। लेकिन हमारे मोहल्ले का जो मोची है उसका माइंडसेट क्या है कि मैंने जूता बना के 2 वक्त की रोटी बस पूरी करनी है। उसने भी जूते बनाए, उसका माइंडसेट क्या था कि मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, मैंने इसी के साथ अपनी एक मुकम्मल एम्पायर खड़ी करनी है। और उस वक्त उसका जो नेटवर्थ है वो $4 बिलियन प्लस है। ठीक है, कितना उसका नेटवर्थ है, $4 बिलियन प्लस। और किस नाम से मशहूर है, रिचेस्ट शू मेकर इन द वर्ल्ड। तो कहने की बात यह है कि अपना सेल्फ एनालिसिस करें। सेल्फ एनालिसिस करने के बाद, पर्सनैलिटी एनालिसिस करने के बाद, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड प्रोफेशन को चूज करें। उसके बाद दिन रात उस पर एक करें। 10,000 घंटे का एक रूल जो है ना, सेल्फ हेल्प की दुनिया में बोला जाता है कि जो काम आपको अच्छा लगता है, जिस काम के आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उस काम को आप अपनी जिंदगी के 10,000 घंटे दे दें। जिस दिन आपने अपने पसंदीदा काम को करते करते 10,000 घंटे कंप्लीट कर लिए, आप उस दिन उस प्रोफेशन के एग्जाम्पल के तौर पर माने जाएंगे। आप उस दिन उस प्रोफेशन की अथॉरिटी के तौर पर माने जाएंगे। ठीक हो गया। यकूब अली जो है वो कह रहे हैं, साथ साथ कमेंट्स भी हैं, वो कह रहे हैं कि हाउ टू लिसन ऑफ ओन सेल्फ एंड हार्ट एंड लिविंग सोसाइटी आइडियाज। देखें यकूब भाई, ऐसा है कि स्टार्ट के अंदर ना ये जो सोसाइटी है ये आपके आइडिया को नहीं सुनती। एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया आपके आइडियाज को नहीं देखती, दुनिया हमेशा आपके अचीवमेंट को देखती है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब मैंने लिखना शुरू किया था, जब मैंने बोलना शुरू किया था, जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी, उस वक्त पता है क्या हुआ था? जब मैंने ये वर्किंग स्टार्ट की थी ना, तो उस वक्त घर वालों को या टीचर्स को या क्लास फेलोज को ऐसा ही लगता था कि यार ये जो है ना टाइम जाया कर रहा है, भला ये अफसाना लिखने से क्या हो जाएगा, शायरी लिखने का क्या फायदा है, ठीक है, 1-2 सफ़े बैठ के सुकून से बैठ के लिखने से इसका क्या फायदा होता है। उस वक्त मेरे माइंड में सिर्फ एक ख्याल था, मेरे पास अचीवमेंट कोई नहीं थी। इसी तरह जब मैं तकरीर करने जाता था, बोलने जाता था, तो एक ख्याल आता था कि यार ये क्या है, बोलने में क्या रखा है, तकरीरों से क्या होता है, ठीक है। अगर अब पॉलिटिकली भी अगर आप देखें तो एक जुमला मशहूर है कि तकरीरों से क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो जब मैंने इसको मैं लगा रहा, एक बात हमेशा याद रखें कि आपका जो पैशन है ना, आपने इसको अपने पालतू तोते की तरह आपने इसको अपने साथ रखना होता है। इसको आपने सर्दी गर्मी से बचाना होता है। सर्दी गर्मी का मतलब क्या है, लोगों की तनकीद। और उसके बाद आपने इसको चूरी खिलानी होती है। चूरी का मतलब क्या है, तोते की चूरी। आपके पैशन की चूरी क्या है, आपका जो पैशन है उससे रिलेटेड कंसिस्टेंसी, उससे रिलेटेड जो नॉलेज इंक्रीज करना, ये वो चीजें हैं जो आपने अपने पैशन को खिलाते रहना है। तो मैं स्कूल जाता रहा, लेकिन साथ साथ ये काम करता रहा। जिस दिन मेरे जो आर्टिकल्स है वो अखबारों के अंदर पब्लिश होना शुरू हुए, जिस दिन मैंने अपनी किताब पब्लिश करवाई, जिस दिन कासिम अली शाह फाउंडेशन ने मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जिस दिन मैं गवर्नर पंजाब से मेरी मुलाकात हुई, जिस दिन मैंने पूरे पंजाब में स्पीच कंपटीशन में टॉप किया, तो फिर लोगों को अंदाजा हुआ कि यार इस चीज का फायदा क्या है।
ठीक है। अब अगर मैं किसी को कहूँ कि यार मैं लिखना चाहता हूँ, तो वो मना करने के बजाय अप्रिशिएट करते हैं, वाकई करो। क्यों? क्योंकि अब मैंने उनको कुछ अचीव करके दिखाया है। तो आप भी कोशिश करें, जो चीज आप करना चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, बेशक वो काम लोगों को नजर ना आए, अंदर ही अंदर कोशिश करें कि आप उस चीज से रिलेटेड कोई छोटी मोटी अचीवमेंट आप जरूर हासिल करें। आपका जो गोल है ना, उसको आप ये मत देखें कि मैंने 100% कंप्लीट करना है। आप 10% कंप्लीट करें। 10% कंप्लीट करने के बाद वो उस 10% का जो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट आपने अपने जो कोलीग्स हैं, अपने दोस्त हैं, अपने घर वाले हैं, उनको दिखाना है। फिर उनको चीज समझ आएगी और फिर वो आपका साथ देना शुरू करेंगे। हमारी जो लास्ट टाइम मीटिंग एंड हुई थी, वो इसी बात पर जो है वो एंड हुई थी कि जब एडिसन ने कहा था कि मैं बल्ब बनाऊंगा, तो लोगों ने क्या ख्याल है, उसका साथ दिया होगा या उसके खिलाफ आवाजें लगाई होंगी। मार्कोनी ने जब कहा था रेडियो बनाऊंगा, तो उसके साथ क्या हुआ होगा। राइट ब्रदरान ने जब कहा था हवाई जहाज मैं बनाऊंगा, लोगों को उड़ाऊंगा, तो लोगों ने क्या किया होगा। यकीन माने, अगर आप इन किताबों का मुताला करें, तो बाकायदा खुद अपना कत्ल करने की धमकियां उन लोगों को दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी से हटकर सोचते थे। लेकिन जब उन्होंने अचीव किया, फिर लोगों ने उनका साथ दिया, और आज उन लोगों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो इसलिए जो चीज आपने सिलेक्ट करनी है, उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको पार्ट्स में डिवाइड करें। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद छोटे छोटे अचीवमेंट हासिल करें। छोटी एक अचीवमेंट क्या है, आपको जो काम अच्छा लगता है, आप उसी काम से रिलेटेड आप कोई ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर लें। कोर्स अटेंड होगा, अटेंड होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप उस सर्टिफिकेट का फोटो बनाएंगे। फोटो बनाने के बाद आप उसको फेसबुक पे अपलोड करेंगे। आप उस जो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, आप उसको फ्रेम करवाएंगे। फ्रेम करवा के आप उसको अपने जो ड्राइंग रूम है, उसकी दीवार पे लटकाएंगे। जब आपके घर कोई मेहमान आएगा, आपके वालिद साहब से पूछेगा ये क्या है, तो फिर आपके वालिद साहब बताएंगे, जी मेरा बेटा ये करना चाहता है, उसने ऑनलाइन कोर्स अटेंड किया था, ये उसका सर्टिफिकेट है। अब ये बज़ाहिर बहुत छोटी सी चीज है, एक थोड़ा सा आपने एक सर्टिफिकेट आपने हासिल कर लिया, इससे क्या होता है, लेकिन लोगों का माइंडसेट बनना शुरू होता है। आपकी जो इमेज है, वो लोगों के माइंड में बनने स्टार्ट होती है कि यार ये बंदा ये काम करेगा। तो इस तरह आपने छोटे छोटे कदम उठाने हैं। जब आपके पास अचीवमेंट्स आना शुरू होंगी, तो लोग आपका साथ देना शुरू करेंगे और आपका ये जो सफर है, वो आसान होता चला जाएगा। दोस्तों, तकरीबन हमें डिस्कशन करते हुए 50 मिनट हो चुके हैं। इन 50 मिनट्स के अंदर हमने 5 से 6 बातें आज के सेशन के अंदर जो है, अब मैं समअप करता हूँ इसको। सबसे पहले हमने 4 पीस पर बात की। पहला पी जो था हमारा, वो था पी फॉर पर्सनैलिटी। सेकंड पी फॉर प्रोफेशन। थर्ड नंबर पे पी फॉर पैशन। और तीसरे नंबर पे पी फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, इस तरतीब को आपने अपने माइंड में रखना है और इस पर आपने अमल करना है। उसके बाद हमने बात की सोसाइटी के हवाले से, सोसाइटी क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, तो इस पर हमने थोड़ी सी डिस्कशन की। और मेरे ख्याल में आज का जो सेशन है, कहीं ना कहीं आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको कोई नई बात पता चली, आपको इससे Question, क्या please. मोटिवेशन मिली, क्या इससे आपको मिला, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या वैसे अगर आप वॉइस में बोलना चाहें तो मोस्ट वेलकम। Sir, a question, please. जी जी। सर, सोसाइटी की बात जब आती है ना सर, तो हर कोई कहता है कि डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी जो भी कहती है बस सोचने दो। कि अगर हम ये भी सोचे कि लोग क्या कहेंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे, वो लोग की बात है सर, वो हमें उन्हें पे छोड़ना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, सोचने दो। लेकिन अक्सर सर ये होता है कि हम अगर कोई अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से कोई स्टेप लेना चाहते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमारे अगेंस्ट आ जाते हैं। तो पेरेंट्स की जब बात आती है, तो फिर हमारी आखिरत की भी बात आती है। तो इस सिचुएशन में जब हम कोई काम करते हैं और हमारे पेरेंट्स हमारे अगेंस्ट हो जाए उसमें, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, सोसाइटी क्या कहेगी अगर पेरेंट्स ही बात करे, तो हम पेरेंट्स को किस तरह डील कर सकते हैं? काइंडली इस पे सर लाइट डालिए, इसको जरा समझाइए। जी साबिरुल्लाह भाई, इसी चीज को जो है ना, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आपने ना अपने पैशन को, जो आपकी प्लानिंग है, जो आप करना चाहते हैं, उसको आप एक पालतू तोते की तरह आप अपने साथ रखें। वालिदैन जो कहते हैं आप उनके लिए करें। सोसाइटी जो कहती है मजबूरी है, डिग्री लेनी है मजबूरी है, आप करते रहें। लेकिन इस पैशन को उस तोते की तरह आप अपने साथ मिला के रखें। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते रहें। ठीक है, और उससे रिलेटेड आप छोटे छोटे अचीवमेंट करना शुरू करें। क्योंकि आप बगैर अचीवमेंट के जब आप अपने वालिदैन को बताएंगे जी मैं ये करना चाहता हूँ, अच्छा, अब आपके वालिदैन को उस चीज का पता नहीं होगा, फिर वो आपसे पूछेंगे ये क्या होता है, इससे क्या होगा, तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक आइडिया होगा, मैं ये करना चाहता हूँ। अब आप हैं एप्पल के दौर की पैदावार, आपके वालिदैन हैं जब कबूतर चिट्ठी लेके जाता था। अब चीजें समझाना जो है वो बहुत मुश्किल है।
अचीवमेंट दिखा के कायल करना आसान है, बोल के कायल करना मुश्किल है। ठीक हो गया? आप जो करना चाहते हैं, आप वो यूँ समझ लें कि अपनी बसात के मुताबिक थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करते रहें और उससे रिलेटेड किसी भी किस्म की अचीवमेंट जो आपको नज़र आती है, ख़्वाह वो ऑनलाइन सेशन अटेंड करना हो, कुछ भी हो, आप वो करते रहें। फिर आप अपने वालिदैन के साथ जब बैठें, तो फिर आप उनको अच्छे तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि अब आपने उनको सिर्फ़ बताना नहीं है, बल्कि आपके पास दिखाने के लिए भी एक चीज़ है कि वालिद साहब मैंने ना ये करना चाहता था और मैंने ये किया है, तो ये करने के बाद ये मुझे रिज़ल्ट मिला है, अब मैं उसको थोड़ा मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो जब लोग देखते हैं, तो देखने के बाद वो कायल होते हैं। ठीक है? शेख आतिफ साहब हैं कराची के आई थिंक, तो उनका जो है ना बड़ा एक मशहूर वो जुमला है कि बातों से कायल ना करें पुत्र, ठीक है? तो आपने ना बातों से कायल नहीं करना कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये ड्रीम है, कुछ भी नहीं। जो आपका ड्रीम है, ये आपकी सेल्फ डिस्कशन है। ये जो आपकी ड्रीम है ना, ये आपकी अपने साथ हम कलामी है, आपकी सेल्फ डिस्कशन है। ये बातें आपने अपने साथ करनी है। बहुत सारी तकरीरें ऐसी होती हैं जो दूसरों को सुनाने के लिए होती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो तन्हाई में बैठकर सिर्फ अपने साथ करने के लिए होती हैं। बहुत सारे वादे हम दूसरों के साथ करते हैं, बहुत सारे वादे ऐसे होते हैं जो हमने सिर्फ अपने साथ करने होते हैं। तो अपनी लाइफ का, अपने 24 घंटों का वो टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम है, उस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर आपने अपने इस तोते की हिफाजत करनी है। इस तोते को नॉलेज की चूरी खिलानी है, इस तोते को छोटे-छोटे अचीवमेंट्स की चूरी खिलानी है, इस तोते को आपने जो है वो एप्रिसिएशन की चूरी खिलानी है। इस छोटी-छोटी अचीवमेंट की चूरी खिलाने के बाद ये जो तोता है, ये एक दिन बड़ा शाहीन बनेगा। अगर पहले ही दिन आप कहें कि जी मैंने ये करना है, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आपको अपनी भी एग्ज़ाम्पल दी कि जब मैंने पहले दिन कलम उठाया था और मैंने एक टूटा-फूटा शेर लिखा था, तो मुझे भी घर वालों की तरफ से यही रिस्पॉन्स आया था कि क्या हो जाएगा, शेर लिखने से क्या होता है। लेकिन आज पूरा वालिदैन मतलब के पूरा घर जो है वो मेरी सपोर्ट के लिए हाज़िर है और घर की तरफ से खुली इजाज़त है कि जी जो करना है करो। क्यों? क्योंकि मुझे याद है जिस दिन मैं मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में गवर्नर पंजाब के साथ खड़ा था, मेरे वालिद साहब ऑडियंस के अंदर बैठ के मुझे देख रहे थे। अब एक फादर के लिए, बाप के लिए कितना एक प्राउड मोमेंट होता है कि यार उसका बेटा जो है वो वक़्त के सूबे के गवर्नर के साथ स्टेज पे खड़ा है और पूरे मुल्क का मीडिया जो है वो उसको देख रहा है, पूरे सूबे का मीडिया उसकी तस्वीरें ले रहा है। उस दिन के बाद घर की तरफ से मुझे इजाज़त मिल गई कि तुमने जो करना है जो है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उससे पहले जो है ना वो थोड़ी-सी मुश्किलात का सामना होता था। तो इसलिए जो आपका पैशन है, जो आप करना सर, एक चाहते आउट हैं, ऑफ टॉपिक वालिदैन की क्वेश्चन है, बात मानें, अगर आप वो इजाज़त करें करें, वो तो। करते रहें। अपना जो आप करना चाहते हैं उसके थोड़े-थोड़े स्टेप बनाएँ और उसको अपने साथ अटैच रखें। जी, क्या कह रहे हैं? एक आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है सर, काइंडली अगर आप अलाउ करें तो पूछ सकता हूँ? जी, वो जी। ये सर, हाउ टू डील मायूसी सर, हम मायूसी से हम कैसे निजात पा सकते हैं? अक्सर हम पेरेंट्स की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स अब मायूस हो चुके हैं कि यार मैं नहीं कर सकता। पेरेंट्स इतनी डिस्करेजमेंट उनको मिल जाती है, इतने डिस्करेज किया जाता है, मुआशरा उनको इतना डिस्करेज करता है कि वो मायूस हो जाते हैं। तो इस मायूसी के साथ मायूसी का हम कैसे डील कर सकते हैं प्लीज? साबिरुल्लाह भाई आपको पता है 99 के कातिल को क्या कहा गया था? पहले तो एक कहने वाले ने कहा कि तुम्हारी माफ़ी कबूल नहीं होगी। तो उसने सोचा कि अच्छा चलो 100 की गिनती पूरी करता हूँ। तो 99 के कातिल ने एक और बंदा मार के 100 की गिनती पूरी कर दी। उसके बाद फिर उसके माइंड में ख़्याल आया कि यार हम जो है ना एक और गलती कर ली है, अब मैं दोबारा किसी और के पास जाऊँ। वो एक और आलिम के पास गया तो उसने उसे क्या कहा? उसने उसे कहा कि तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है, तुम तौबा करो, तुम जो है बख्शे जाओगे। तो वो जो 99 का कातिल था, 100 का कातिल था, उसने एक सवाल किया कि यार जिस इलाके में मैं रहता हूँ ना, जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ, मैंने तो उनके 99 बंदे मारे हुए हैं। आज अगर मैं तौबा करता हूँ, कल को अपनी बस्ती में वापस जाता हूँ, 99 लोगों के कातिलों के जो बुरासा हैं, उनके सामने मैं दोबारा जाता हूँ, वो फिर मुझे मारने के लिए आएँगे और मेरी तो वैसे ही आदत बनी हुई है बंदे मारना। मैं लगता है 4-5 और फड़का दूँगा। तो फिर ये जब ये बात उसने उस आलिम के साथ डिस्कस की, तो उस आलिम ने जवाब दिया कि फिर तुम ऐसा करो कि तुम अपना इलाका छोड़ दो। तुम अपना जो वो शहर है, अपनी वो जो सोहबत है, अपनी वो जो संगत है, अपना वो जो सराउंड सर्कल है, उसको छोड़कर एक ऐसी जगह पर जाओ, जहाँ पर तुम्हें एप्रिशिएट किया जाए। ठीक है? इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखें और अब आपका सवाल ये है कि मायूसी कैसे खत्म हो? इंसान डिप्रेस हो जाता है, मायूस हो जाता है और वगैरह-वगैरह। देखें, आपका ना एक फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है?
जब भी आपने मायूसी से निकलना है ना, तो यकीन माने ये जो आपके दोस्त होते हैं ना, ये आपको मायूसी से निकालने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। आप एक तो अपने उन दोस्तों पर नजर दौड़ाएं कि आपके जो लाइफ है, आपका जो वक्त है, वो किस तरह के दोस्तों के साथ गुजरता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप महफिल में बैठ के कहते हैं कि यार मैं जो है ना ये करना चाहता हूँ, और आगे से दोस्त आपको दांत निकाल के कहता है शक्ल देखिए तुझसे तो नहीं होगा। अगर इस तरह का जो दोस्त है ना, तो वो दोस्त नहीं है, दोस्त के नाम पे धब्बा है। जितना जल्दी हो उस बंदे से जान छुड़वाएं। उस सोसाइटी का इंतखाब करें, उस सोहबत का इंतखाब करें, उन लोगों का इंतखाब करें। ये लोग ढूंढने पड़ते हैं। गंद जो है ना, आपको चलते जाएं सड़क के ऊपर, आपको गंद राइट लेफ्ट में बहुत मिल जाएगा। सोना तलाश करना पड़ता है, हीरे जो हैं वो तलाश करने पड़ते हैं। तो इस तरह की सोसाइटी आपने तलाश करनी है कि जब आप अपनी कोई बात लेके आप उस महफिल में बैठें, आप उस सोसाइटी में बैठें, आप कोई बात करें तो आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपको तसल्ली दी जाए, आपके साथ हुआ जाए। ठीक है। पहली बात हमने क्या बात की कि मायूसी के खात्मे के लिए हमने अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसको चेंज करना है। ऐसे लोगों के साथ हमने वक्त गुजारना है जो हमें अप्रिशिएट करते हो, और उस वक्त अप्रिशिएट करते हो जब हमारे पास कुछ भी ना हो, सिर्फ ख्वाब हो। क्योंकि जब मेरे पास अचीवमेंट होगी फिर मुझे अप्रिशिएट करने वाली पूरी दुनिया होगी। लेकिन जिस दौर में मेरे पास सिर्फ ख्वाब होगा, उस दौर में जो बंदा मुझे अप्रिशिएट करेगा वो असल के अंदर मेरा चाहने वाला होगा। उसको पता है यार इसके पास है तो कुछ नहीं, ख्वाब इसके बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे अप्रिशिएट करेगा। तो उस महफिल के अंदर आप कभी मायूस नहीं होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इंसान मायूस तब होता है जब अल्लाह पर उसका तवक्कल नहीं होता। ठीक है। शेख आतिफ का अगेन वो जुमला कि मोमिन कैसे डिप्रेस हो सकता है। यार तुमने हमने इंसानों ने ना खुदा की ताकत को पहचाना नहीं है। इंसान हमेशा मायूस तब होता है, एक मैच्योर बंदा जो है ना, यकीन माने वो मायूस नहीं हो सकता। मायूसी के ना दो किस्में हैं। एक है कभी कभी मायूस हो जाना, कभी कभी उदास हो जाना। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ये नॉर्मल है। ये दुनिया के हर कामयाब बंदे के साथ होता है। वो जो है ना कुछ लम्हे के लिए उदास होता है, लेकिन डिप्रेशन को अपने ऊपर तारी कर लेना, उदासी की चादर अपने ऊपर चढ़ा लेना, ये जो चीज है ना साबिरुल्लाह भाई कह रहे हैं लम्हे तो वो होते हैं, शेख आतिफ का जुमला। जी जी बिल्कुल। तो मायूसी खत्म करने के लिए हमने क्या कहा कि अपने जो सर्कल है उसको हमने चेंज करना है, और अल्लाह ताला पर अगर आपका तवक्कल है तो आप मायूस नहीं हो सकते। आप ना अपनी आप जरा आपकी जो वर्थ है, आपकी जो पावर है, आप उसको जरा थोड़ा सा एनालिसिस करें कि आप के अंदर कितनी ताकत है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई, ये आसमान बनाया, तो उससे पहले अल्लाह ताला का जो फर्श था वो नीचे जो है ना जमीन के पानी के ऊपर था। ठीक है। फिर अल्लाह ताला के दिल में ख्याल आया कि दुनिया बसाई जाए। फिर अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाते हैं कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान जो है वो अर्श पर मुस्तवी हुआ। अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुआ, नीचे जमीन बिछाई गई। जमीन बिछाने के बाद डिफरेंट सयारे और सितारे कहकशाएं फिजाएं बनाई गई। मरीख एक सियारा है, मुश्तरी, ज़ोहरो, प्लाटो प्लूटो वगैरह, ये जितने डिफरेंट सयारे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। ठीक है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने के बाद सिर्फ जमीन पर क्यों भेजा? अल्लाह ताला इंसान को कहीं और भी भेज सकता था। हजरत आदम को किसी और सैयारे पर भी भेजा जा सकता था। अगर आज आपको इमरान खान के ऑफिस से एक बंदा आके ये कह दे कि यार आपने ना अगली जो आपने जिंदगी है वो आपने वजीर आजम हाउस में गुजारनी है, तो हम कितना पावर फील करते हैं, हम कितना मायूसी से दूर हो जाते हैं, हम कितना खुश फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी लाइफ कुछ हिस्सा हमने वजीर आजम हाउस में गुजारना है, तो हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने के बाद जमीन में भेजा, तो क्यों भेजा? मैं अक्सर कहता रहता हूं कि तुम्हारी ताकत का अंदाजा तुम इस चीज से लगा सकते हो कि जाते मुकद्दस ने, अल्लाह रब्बे कायनात ने इंसान को बनाने के बाद वहां भेजा जहां कभी खुद खुदा हुआ करता था। ये तुम्हारी ताकत है। तुम इमरान खान के वजीर आजम हाउस में जाके रहने की बात सुनते हो तो तुम मोटिवेट हो जाते हो, लेकिन तुम खुदा की बनाई हुई सल्तनत जहां पर खुदा ने खुद जिंदगी गुजारी है, वर्षा गुजारा है, उस जमीन के ऊपर खुदा ने तुम्हें भेजा और तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। यकीन माने खुदा के होते हुए आपने मायूस नहीं होना। ठीक है। खुदा, इसकी एक बहुत Really लंबा टॉपिक है। amazing, sir. Amazing. Thank you so much, sir. जी Thank you बहुत शुक्रिया। so much, Sarah, for auspicious time. Really, it was an amazing session, sir. Really, I have learned a lot of things. For the first time, I have ever came with such an informative session, online session. It was really amazing, sir. Thank you so much time देने के लिए. मोस्ट वेलकम साबरुल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। जी इसके अलावा यहाँ पे जो मौजूद है मेरे ख्याल में हमाद भाई यहाँ पे होंगे, तो बताइएगा हमाद भाई नेक्स्ट क्या इसका शेड्यूल है?
क्या इसमें नेक्स्ट हमने करना है। जी सर, अभी आपने सब कुछ A to Z माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझाया और हमारे काफ़ी जो डाउट्स थे वो क्लियर भी हो गए। इसके अलावा अभी हम 5 to 10 मिनट्स देंगे स्टूडेंट्स को, जिनके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं। और क्योंकि अब ये सेशन का एंड चल रहा है, तो आपके माइंड में अगर कोई भी इससे रिलेटेड या कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप इजीली खुल के सर से कर सकते। जी Excuse me, sir. जी जी Sir, as you talk about the mindset of the society, right? You said that we are forcefully put into the category of the, unwanted things. For example, if I want to be engineer and I am forcefully put into the category of the medical sciences by my parents, by my family. So what are the basic elements to polish that mindset of our family or the people? Would you briefly elaborate it? जी आपका नाम ब्रदर क्या है? सर याकूब। याकूब जी। याकूब भाई ने हमसे जो है ये यहाँ पे डिस्कस अभी कर रहे थे। याकूब भाई तो इन्होंने कहा कि जी मैं अगर मिसाल के तौर पर इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं मेडिकल की तरफ जाना चाहता हूँ और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें किसी और तरफ जो है हमें गाइड करना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? याकूब भाई यही आपका सवाल था ना? जी सर, एग्जैक्टली यही मेरा सवाल है। जी जी। अब देखें यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें ये हैं कि कुछ हमारा जो ख्वाहिशात होती हैं, हमारे जो कुछ मंसूबे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जिनको जो है ना हम पार्ट टाइम के तौर पर, या जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि तोते को चोरी खिलानी है, तो उस तरीके से हम ना उनको लेके चल सकते हैं। सही हो गया। लेकिन अब जहाँ पर बात है कि आप एक मुकम्मल डिफरेंट फील्ड में जाना चाह रहे हैं और आपके वालिदैन आपको एक मुकम्मल डिफरेंट फील्ड में भेजना चाह रहे हैं ना, और आप अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो अब आपने क्या करना है? अब आप एक काम जो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपने किसी टीचर से मिलें। टीचर से मिलने के बाद आप जो है उनको सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करें। आगाह करने के बाद आप अपने टीचर को कहें कि जी आप जो है ना मेरे पेरेंट्स से राब्ता करें। ये पता है क्या है? सेल्फ हेल्प की दुनिया में ना कहा जाता है कि अगर आपका बच्चा आपकी बात ना माने ना, तो आप उसको नसीहत ना करें, बल्कि किसी अननोन बंदे से उसको नसीहत करवाएं। अब ये चीज़ मुमकिन है शुरू में जो है ना आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मेरा 1-2 दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये चीज़ वाक़ई इफ़ेक्ट करती है। ठीक है? जब एक अननोन बंदा आपके बच्चे को आकर समझाता है, बात करता है, तो उसका असर ज़्यादा होता है बनिस्बत वालिदैन के समझाने के। बिल्कुल इसी तरह इसको आप उल्टा कर लें। अगर आपके वालिदैन आपकी बात नहीं समझ रहे ना, अच्छा आपको पता है क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, और वालिदैन आप जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएँ, आपके वालिदैन की नज़र में आप हमेशा बच्चे रहेंगे। आप जितने मर्ज़ी अक्लमंद हो जाएँ, आपके वालिदैन की नज़र में आपकी ज़ात के अंदर बेवकूफ़ी का एक एलिमेंट हमेशा मौजूद रहेगा। ऐसा ही है, जब आप अपने किसी सीनियर प्रोफ़ेसर से उनकी मुलाकात करवाएँगे, तो वो जब उनको समझाएँगे, तो तब उनके लिए समझना आसान होगा। ठीक है? तो वो चूँकि अब आप उनको नहीं समझा रहे, एक प्रोफ़ेसर, एक ऐसा बंदा कि जिनकी वो भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो जब उसको समझाएगा, तो मेरे ख़्याल में ये जो मामला है, ये जो इश्यू है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। खुद आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि खुद अगर आप करेंगे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो गुस्ताखी वाला मामला, ये बच्चा बात नहीं सुनता, ये है, वो है, इसको क्या पता, हमने जो है ना बाल ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं किए, जितना तुम्हारी उम्र है, उतना हमारा तजर्बा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर फैमिली के अंदर डिस्कस होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आप उस फैमिली के एक छोटे बच्चे होते हैं, उनके सामने आपकी जो है ना एक वो बेटे वाली फीलिंग होती है, जो भी एक बच्चा है, छोटा है, नासमझ है, अभी इसने देखा क्या है दुनिया में। तो इसलिए कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर ना कोई एक ऐसा मेंटर लाज़मी ऐड करें कि जिसको आप वाक़ई यानी कि फ़ॉलो करने के काबिल समझते हों, और इस किस्म का जब कोई इश्यू हो तो कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स की उनके साथ लाज़मी मुलाकात करवाएँ। और इसके फिर 2 चीज़ें हैं, या ये है कि आपका वो जो मेंटर है, आपका वो जो प्रोफ़ेसर है, टीचर है, वो आपके घर आए और आपके वालिदैन से मुलाकात करे। एक दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन है, वो ये है कि वो आपके पेरेंट्स को कॉल करे कि सर आपका मैं जो बेटा है, मैं जो है ना उनका टीचर बोल रहा हूँ, आप जो है ना कॉलेज तशरीफ़ लाएँ, आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है। तो इससे जो है ना मेंटली तौर पर वालिदैन के माइंड के अंदर ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है कि यार बच्चे के इस इदारे से कॉल आई है, बच्चे के मामले में ना एक ख़ास किस्म को एक
यानी कि बड़ी ख़ास डिस्कशन होने वाली है, तो उनका एक माइंडसेट बनता है। वो घर से जब इदारे तक जाते हैं तो इस दरमियान रास्ते में वो मुसलसल आपके बारे में, आपके करियर के बारे में और उस पर्सनैलिटी, उस मेंटोर, उस टीचर के बारे में सोच रहे होते हैं। उनके माइंड के अंदर उस वक़्त कुछ भी नहीं होता। मुमकिन है घर के अंदर आप जब उनसे बात करें कि जी मैंने ये नहीं करना, ये करना है, और वो आपकी बजाय अपने बिज़नेस का जो लॉस हुआ है पिछले महीने उसका सोच रहे हों, तो वो आपकी बात पे फ़ोकस नहीं करेंगे। जब आपके टीचर, आपके इदारे से पेरेंट्स को कॉल जाएगी और आपके पेरेंट्स घर से इदारे तक जाएँगे, इस दौरान उनके माइंड में यकीन मानिए और कुछ भी नहीं होगा। कितना उनका नुकसान हुआ है, किसकी उन्होंने किस्त देनी है, किससे उन्होंने कर्ज़ा लेना है, सब कुछ एक साइड में, वो सब कुछ भूल-भाल के अपना बेटा, बेटे का टीचर और बेटे का करियर, ये 3 चीज़ें सामने रख कर वो आपके प्रोफ़ेसर के सामने बैठेंगे। उस लेवल के ऊपर आके जब वो बात करेंगे, तो वो चीज़ जो है ना, वहाँ पे इफ़ेक्ट डालेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब भी जो है ना हम बात करते हैं ना, किसी को हमने कुछ सिखाना होता है, समझाना होता है, ये बात हमेशा ज़हन में रखें कि माहौल बहुत असर डालता है। ठीक है? आपके पेरेंट्स को एक बात समझाई जा रही है, एक ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पे आपका छोटा भाई जो है वो गेम खेल रहा है, आपका बड़ा भाई फ़ोन पे बातें कर रहा है और आपका जो बिल्कुल छोटा भाई है वो अपनी जो है मस्ती में लगा हुआ है। वहाँ पे समझने का, बात को रिसीव करने का जो सिचुएशन है वो कुछ और होगी। लेकिन एक माहौल के अंदर बैठ के, इदारे के ऑफ़िस के अंदर बैठ के, एक अच्छी सोहनी साफ-सुथरी कुर्सी के ऊपर बैठ के, एक प्रोफ़ेसर टाई कोट लगा के जब आपके वालिद को आपके करियर के बारे में गाइड करेगा, तो वहाँ पे आने के बाद जो है ना, फिर आपके वालिदैन पर उस चीज़ का अच्छा असर होगा, इफ़ेक्ट होगा और फिर जो है ना आई थिंक आपके लिए जो आगे रास्ता है वो आसान होता चला जाएगा। जी। Thank you, sir. Got the point. Thank you so much. जी, वेलकम सर। सर हमारे पास जस्ट 5 मिनट्स है एंड, फिर मीटिंग ने एंड होना है और खुद ही क्योंकि टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो काइंडली अगर आप मीटिंग एंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम इंतज़ामिया का, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मुझे मौका दिया स्टूडेंट से बात करने का। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे और सलामती हो आप तमाम लोगों पर। और इसके अलावा कोई फ़ीडबैक अगर मुझे रिटन में देना चाहे तो हम्माद भाई यहाँ पर हैं मेरे ख़्याल में, तो काइंडली मुझे जो है ना आप उसको व्हाट्सएप पर मुझे जो है इनबॉक्स कर सकते हैं। तो बहरहाल जी, जी सर, अ, इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ जी, अपना बहुत ख़्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट Sir, किसी सेशन के excuse me, अंदर sir. इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। सर अगर आपका कोई जीमेल अकाउंट या कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम कांटेक्ट कर सकें या करियर के हिसाब से हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकें, तो वुड यू काइंडली जी ब्रदर, प्रोवाइड इन ऐसा द है ग्रुप? कि फेसबुक के ऊपर जो है ना ऑफिशियल अरसलान अहमद जो है आप सर्च कर लें, मेरा पेज वगैरह वहाँ पर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर मौजूद है, हर चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल अरसलान अहमद। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी सर टाइम बहुत देने के लिए। अल्लाह ब्लेस यू सर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।